Good morning everyone. In today's class we will discuss Geoffrey Chaucer and the works written by Geoffrey Chaucer. Lifespan of Geoffrey Chaucer is 1340 to 1400. Chaucer was an English poet and author. He is considered the greatest English poet of Middle Ages and is best known for his work The Canterbury Tales. जॉफ्री चौसर को उसके वर्क द कैंटरबरी टेल्स के लिए बहुत ही फेमस तौर पर जाना जाता है। जॉफ्री चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है और फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है। इसके अलावा जॉफ्री चौसर को फर्स्ट फाइंडर ऑफ आवर मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज के तौर पर भी जाना जाता है। जॉफ्री चौसर ऐसे पहले राइटर थे जिन्हें पोएट्स कॉर्नर वेस्टमिंस्टर एबी में बरी किया गया था, दफनाया गया था। चौसर एक बहुत ही फेमस राइटर रहे, इसके अलावा फ़िलोसोफर रहे और एस्ट्रोनॉमर भी रहे और साथ ही साथ एक डिप्लोमेट रहे और पॉलिटिशियन भी, वो बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन भी रहे वो। अब चौसर के वर्क्स को समझने के लिए, चौसर की लाइफ को समझने के लिए चौसर की लाइफ को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। चौसर की लाइफ के पहले जो 30 ईयर्स हैं वो उसकी लाइफ का पहला पीरियड बनाते हैं। मतलब लाइफ ऑफ चौसर इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स एंड द फर्स्ट पीरियड कंटेन्स फर्स्ट 30 ईयर्स एंड दीज फर्स्ट 30 ईयर्स were the years of his youth and early manhood, and this period has greatest influence of French literary models. इस पीरियड पर, जो पहला पीरियड था, इस टाइम पर चौसर के ऊपर फ्रेंच मॉडल्स का या फ्रेंच राइटर्स का एक बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस रहा। इसके बाद अगर सेकेंड पीरियड की बात की जाए तो सेकेंड पीरियड वाज मेड अप ऑफ नेक्स्ट 15 ईयर्स and in this period Chaucer's life was active as a diplomat and as a man of affairs। और इस टाइम पर, ये जो सेकेंड पीरियड था, इस टाइम पर जो फ्रेंच लिटरेरी राइटर्स का इन्फ्लुएंस था उसकी जगह इटालियन राइटर्स ने ले ली या इटालियन इन्फ्लुएंस ने ले ली। इसके बाद अगर हम बात करें थर्ड पीरियड की, जो थर्ड पीरियड था चौसर की लाइफ का, उसे हम द इंग्लिश पीरियड के नाम से जानते हैं। इस पीरियड में चौसर के कैरियर ने बहुत ही रिच डेवलपमेंट की। इस टाइम पर उसने फ्रेंच इन्फ्लुएंस को या जो इटालियन इन्फ्लुएंस था उसको एक साइड कर इंग्लिश में लिखना स्टार्ट कर दिया और ये पीरियड जाना जाता है उसकी फेमस बुक द कैंटरबरी टेल्स के लिए। अब हम इन तीनों पीरियड्स को डिटेल में स्टडी करते हैं और देखते हैं कि तीनों पीरियड्स में कौन कौन सी फेमस बुक्स को चौसर ने लिखा। अगर फर्स्ट पीरियड की बात की जाए, जिसको कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो 30 ईयर्स का था, जिस टाइम पर चौसर पर फ्रेंच राइटर्स का इन्फ्लुएंस बहुत ही गहरा था, उस टाइम पर उसने अपनी फर्स्ट पोएम लिखी जिसका नाम था द रोमांट ऑफ द रोज़। ये पोएम हम बेस्ट पोएम तो इसे नहीं कह सकते, लेकिन इस पीरियड की बेस्ट पोएम ज़रूर कह सकते हैं हमें। इट वॉज़ नॉट द best of all his poems, but it was the best of the poem written by Geoffrey Chaucer in the first period। और ये जो पोएम थी रोमांट ऑफ रोज़, इसे फ्रेंच लैंग्वेज में लिखी गई एक पोएम रोमन डे ला रोज़ से ट्रांसलेट किया गया था। यहीं से हम समझ सकते हैं कि ये जो पीरियड था, इस पीरियड में जॉफ्री चौसर के ऊपर एक ग्रेट इन्फ्लुएंस रहा था फ्रेंच राइटर्स का। इसके अलावा इसी पीरियड में एक और बुक लिखी गई थी जिसका नाम था डेथ ऑफ ब्लेंच द डचेस। इस बुक को एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम है बुक ऑफ डचेस। ये पोएम चौसर ने अपने पैट्रन जॉन ऑफ गॉन्ट की वाइफ जिसका नाम ब्लेंच था की डेथ पर लिखी थी। इसके अलावा एक एडिशनल पोएम कंप्लेंट टू पिची और एक और पोएम द ABC एक प्रेयर पोएम है जिसके अंदर वो सेंट वर्जन को प्रेयर करता है। ये पोएम भी फ्रेंच लैंग्वेज से इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई थी। तो इस तरह से आपने देखा कि फर्स्ट पीरियड में राइटर ने जितनी भी पोएम्स लिखी उन पर फ्रेंच लिटरेचर का या फ्रेंच राइटर्स का एक बहुत ही गहरा प्रभाव रहा। नाउ लेट्स मूव टू द second period of Chaucer's literary career।
सेकेंड पीरियड में चौसर के लिटरेरी करियर पर इटालियन इन्फ्लुएंस ज़्यादा था बजाय कि फ्रेंच इन्फ्लुएंस के। इस टाइम में उसने एक पोएम लिखी, ट्रोइलस एंड क्रिसेड। ये पोएम 8000 लाइन्स की थी। ट्रोइलस एंड क्रिसेड 8000 लाइन्स की एक पोएम है, और इस पोएम की जो स्टोरी है वो बहुत सारे इंग्लिश राइटर्स के लिए एक फेवरेट स्टोरी रही। शेक्सपियर ने तो अपनी पोएम अपनी बुक ट्रोइलस एंड क्रेसेडा के अंदर इस पोएम का यूज़ किया। लेकिन जॉफ्री चौसर ने इस पोएम का सोर्स कहाँ से लिया था, कहाँ से उसको ये आइडिया मिला ट्रोइलस एंड क्रेसेड लिखने का? उसे ये आइडिया एक इटालियन राइटर बकैसियस बुक सेकंड फिलोस्ट्रोटो से मिला। उसने ये आइडिया तो इस बुक से लिया, लेकिन जो कंप्लीट स्टोरी थी उसमें जो कंप्लीट ड्रामेटिक फोर्स था या ब्यूटी थी, वो मर्ज करने की, वो डालने की जो लिटरेरी आर्ट थी वो चौसर की अपनी थी। इसके अलावा इस पीरियड में उसने सेकंड बुक लिखी, द हाउस ऑफ फेम। हाउस ऑफ फेम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और फेमस पोएम है, लेकिन ये चौसर की एक अनफिनिश्ड पोएम है। इस पोएम में चौसर हमें बताते हैं कि एक ड्रीम के अंदर, एक सपने के अंदर एक बहुत ही बड़ी ईगल उसे वीनस के टेम्पल से एक सैंडी प्लेस पर ले जाती है, जहाँ पर एक हॉल ऑफ फेम है। फेम का एक हॉल है, प्रसिद्धि का एक हॉल है वहाँ पर। और इस हाउस के अंदर, इस हॉल ऑफ फेम के अंदर धरती की सारी रूमर्स, सारी अफवाहें आती हैं, क्योंकि जितनी भी अफवाहें हैं उनकी स्पार्क्स ऊपर की ओर जाती हैं। अब ये क्या कहता है कि जो हाउस है वहाँ पर रॉक ऑफ आइस है, उस रॉक ऑफ आइस के ऊपर, बर्फ़ की चट्टान के ऊपर ये हाउस स्थापित है। कौन सा हाउस? हाउस ऑफ फेम या हॉल ऑफ फेम। और यहाँ पर इस हाउस ऑफ फेम में बहुत सारे नाम लिखे गए हैं। उन सारे लोगों के नाम ये हैं जो कि अपने लाइफ टाइम में बहुत फेमस रहे हैं। बहुत सारे नाम वैसे वैसे डिसअपीयर होते गए जैसे जैसे बर्फ़ पिघलती गई। यहाँ पर जो नाम लिखे गए हैं उनमें से बहुत सारे नाम तो क्या थे, जैसे जैसे बर्फ़ पिघलती गई वैसे वैसे डिसअपीयर होते गए। ये जो बर्फ़ का पिघलना और नेम्स का डिसअपीयर होना है, ये उन लोगों के नामों को शो करता है जो एक बार फेमस तो हुए, लेकिन कुछ टाइम के लिए फेमस हुए, और जैसे जैसे उनकी प्रसिद्धि ख़त्म होती गई वैसे वैसे उनके नाम वहाँ से डिसअपीयर होते गए। लेकिन जो ओल्डर नेम्स थे, जो हमेशा के लिए फेमस रहने वाले नेम थे, जो वो बिल्कुल वैसे ही थे जैसे कि उन्हें फर्स्ट टाइम पर लिखा गया था। ना तो वे नेम फेड हुए थे और ना ही डिसअपीयर हुए थे। राइट। इसके बाद इस पीरियड की थर्ड पोएम थी, बहुत ही फेमस पोएम थी, लीजेंड ऑफ गुड वीमेन। लीजेंड ऑफ गुड वुमेन पोएम को लिखने का आइडिया पोएट को कहाँ से मिलता है और उसने क्या लिखा इस पोएम में, ये हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पोएट हमें बताता है कि वो किस तरह से एक फील्ड के अंदर रेस्ट कर रहा था, और रेस्ट करते करते उसे नींद आ जाती है, वो सो जाता है। जैसे वो सोता है तो वहाँ पर सबसे पहले लव गॉड आता है, लीडिंग बाय द हैंड ऑफ एल्सेस्टस, मॉडल ऑफ ऑल वाइफली विर्च्यूज़। और उसके साथ एल्सेस्टस गॉडेस है जो कि सारी वाइफली विर्च्यूज़ का एक प्रतीक है। और इन दोनों के साथ ग्लोरियस वुमेन्स का एक ट्रुप है, बहुत सारी ग्लोरियस वीमेन हैं जो इनके साथ आई हुई हैं। अब ये सारे पोएट को घेर लेते हैं और क्या कहते हैं कि तुमने रोमांस ऑफ द रोज़ लिखी, ठीक है, और तुमने वीमेन की फिकलनेस के बारे में लिखा, लेकिन तुम्हें फिर भी माफ़ किया जा सकता है अगर तुम गुड वीमेन की ग्लोरियस लीजेंड्स को लिखते हो। राइटर ने अभी तक गुड वीमेन या वीमेन विर्च्यूज़ के बारे में नहीं लिखा था, तो इस ड्रीम के अंदर जो गॉडेस है वो उसे क्या कहती है कि अगर तुम गुड वुमेन की लीजेंड्स को लिखते हो तो तुम्हें इस चीज़ के लिए माफ़ किया जा सकता है कि तुमने इन्हें नहीं लिखा है अब तक। देन चौसर प्रोमिसेस। अब चौसर प्रॉमिस करता है गुड वीमेन की लीजेंड्स लिखने के लिए, और जैसे ही वो जागता है तो वो अपना काम करना शुरू कर देता है, और इस तरह से वो 9 लीजेंड्स लिखता है जो कि गुड वुमेन के विर्च्यूज़ से रिलेटेड है, वीमेन के अच्छे अच्छे गुणों से रिलेटेड है। और इन सारी 9 लीजेंड्स में से दिस बी नाम की जो लीजेंड है वो शायद बेस्ट लीजेंड है। लेकिन अभी राइटर का, चौसर का एक बहुत बड़ा प्लान था कि वो बहुत सारी लीजेंड्स लिखेगा, लेकिन
वो इन लीजेंड्स को लिखना बीच में ही छोड़ देता है। शायद उसके माइंड में कैंटरबरी टेल्स लिखने का जो प्लान था वो कहीं ना कहीं बन चुका था, इसीलिए वो इन लीजेंड्स को लिखना स्टॉप कर देता है। और जैसे ही वो इन लीजेंड्स को लिखना स्टॉप करता है, उसका जो सेकंड लिटरेरी पीरियड है कैरियर का, वो ख़त्म हो जाता है और यहाँ से उसके थर्ड और फाइनल लिटरेरी कैरियर पीरियड की स्टार्टिंग होती है, बिगनिंग होती है। इन दिस पीरियड चौसर्स मास्टरपीस द कैंटरबरी टेल्स can be described as the most famous work written by Geoffrey Chaucer, not only in third period but in his whole career. चौसर अपनी इस बुक द कैंटरबरी टेल्स के लिए काफ़ी फेमस रहा, और ये जो प्लान था उसका बुक लिखने का, कैंटरबरी टेल्स लिखने का, ये उस प्लान के अंदर उसने एक प्लान किया कि वो इंग्लिश लाइफ को प्रेजेंट करेगा। इंग्लिश लाइफ के अंदर जितनी भी वर्ग हैं, जितनी भी क्लासेस हैं इस सोसाइटी के अंदर, उन सबको वो रिप्रेजेंट करेगा अपनी स्टोरीज़ की हेल्प से। और उसने कैंटरबरी टेल्स के अंदर अलग अलग जो ग्रुप्स थे उनको इंक्लूड किया, जैसे पीजेंट्री वर्ग को इंक्लूड किया गया, जो पादरी वर्ग था उसको भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया। इसके अलावा लोअर ग्रुप को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया, जो मजदूर वर्ग था, या जो जिसे हम कह सकते हैं कि जो पुअर वर्ग था, उसे भी इस कैंटरबरी टेल्स में इंक्लूड किया गया। कैंटरबरी टेल्स ने उस टाइम की कंटेम्प्रेरी इंग्लिश लाइफ की एक बेस्ट पिक्चर हमें प्रदान की है। इस तरह से हमने देखा कि उसके तीनों पीरियड्स के अंदर उसने किस तरह से फ्रेंच, इटालियन और इंग्लिश तीनों लैंग्वेजेस के अंदर एक बहुत ही बड़ा भंडार हमें दिया अपनी क्रिएशंस का, जिनके माध्यम से हम चौसर के लिटरेरी मास्टरशिप को अच्छे से समझ सकते हैं, उनके सारे राइटिंग्स को समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि जोफ्री चौसर वाज really the best master of writing in English literature. In our next lecture, we will discuss the prologue to the Canterbury Tales.